Good morning, students. This is Rahul Kumar, your chemistry faculty. 12th वाले बच्चे मुझे जानते ही हैं और जो ड्रॉपर हैं वो भी ऑलरेडी मुझे जानते हैं, ठीक है। मैं EduTrain से करीब करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरह की प्रोग्रेस और ग्रोथ EduTrain ने दिखाई है आप लोगों के सामने ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहेंगे और हमें भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का बार बार मौका मिलेगा। आप लोगों के साथ ये मेरी पहली क्लास है और आज हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, ठीक है। कि आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में निकल जाए, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहला क्या है कि आपका नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि आपका कन्वर्जन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा हमेशा 90% केसेस में केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो किसकी आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एम आई राइट? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एक चीज लोगों को समझ में आता है, एक एक रिएक्शन को रटना, और ये कतई गलत बात है। क्या है? कतई गलत बात है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आप एक रिएक्शन या एक किसी कार्बन कंपाउंड से पूरी ऑर्गेनिक लिख सकते हो, तो कैसा लगेगा? मजे की बात है। क्या है? मजे की बात है कि नहीं है? जिसकी कन्वर्जन खराब है ना, ये 110% श्योरिटी से मान लो उसकी ऑर्गेनिक खराब होगी। क्या होगी? ऑर्गेनिक खराब होगा। और केमिस्ट्री में जिसकी ऑर्गेनिक खराब है वो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 22 क्वेश्चन से हाथ धो ले। मतलब केमिस्ट्री के आधे नंबर से करीब करीब वो हाथ धो ले, ठीक है। अब इन दो जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, ये जो 2 बातें हैं, इन दोनों बातों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कन्वर्जन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन आपको ऐसे नहीं सिखा जाता है कि रीमर-टीमैन रिएक्शन ये हो गया, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। कन्वर्जन आपको सिखाता है एग्जैक्ट क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं छोटा सा, आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन क्या सिखाता है। जैसे समझते हैं बात को। अब जैसे देखिए, समझिए बात को। ये है, इस पे हमने KMnO4 KOH, दूसरा H3O+, तीसरा ZnHG, ठीक है, और चौथा CH3Cl। 4 रिएजेंट है। ऐसे क्वेश्चन दिखते होंगे नीट में, तो ऐसा ही क्वेश्चन दिखता है एग्जैक्टली, नहीं दिखता है? हाँ, नहीं दिखता है क्या? टाइप ऑफ क्वेश्चन यही होता है। इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर में आप चले जाएंगे ना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन टाइप ऑफ ऐसे ही दिखेंगे। एक ये फॉर्मेट होता है, दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे जैसे मान लीजिए उसने H2O डाल दिया H+ में, ठीक है, यहां A बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? A बनेगा। इसको ऑक्सीडाइज कीजिए। क्या कीजिए? ऑक्सीडाइज कीजिए CrO3 के प्रेजेंस में। यहां B बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? B बनेगा। अब यहां पे आप CH3CHO डाल दीजिए डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब यहां से वो पूछ लेगा C+D, क्या पूछ लेगा? C+D पूछ लेगा, प्लस में E एंड प्लस में F भी पूछ लेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट भी दिखता है। हाँ, अब एक बात मैं अगर बताऊं कि दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का है। क्या है? दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का है। अब एक एक रिएक्शन अगर आप रटोगे ना, तो इस क्वेश्चन को करने में मिनिमम 2 मिनट खाएगा। क्या खाएगा? मिनिमम 2 मिनट खाएगा। लेकिन कन्वर्जन वो वेपन है, क्या है? वो वेपन है जो किसी भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन को 10 सेकंड में खत्म कर सकता है। जो नई पद्धति है टीचरों के पढ़ाने की, वो इन जनरल यही है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाइए,
केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंदी चीज हो जाती है। अगर मैं बोलूं कि आपके अगर सारे इफेक्ट्स जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ये 4 चीजें 5 चीजें अगर आपके क्लियर हैं, फ्री रेडिकल्स क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए कन्वर्जन से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। समझ में आई बात? तो हम आज की क्लास में जो 2-3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन क्या होता है। उसके बाद मेनली हम कन्वर्जन जो पढ़ेंगे, उसमें आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन का जो टॉपिक होगा क्या होगा, लोअर अल्केन से हाई अल्केन पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? लोअर अल्केन से हाई अल्केन, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ेंगे हाई अल्केन टू लोअर अल्केन, फिर पढ़ेंगे हायर अल्किन टू लोअर अल्किन, लोअर अल्किन टू हायर अल्किन, फिर अल्काइन के कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे कन्वर्जन एक साथ खत्म हो जाएंगे उसी के अंदर में। और एक सिर्फ चार्ट पढ़ेंगे पूरी एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका? अगर मैं बोलूं कि आपके कल एग्जाम है, रात में सिर्फ 2 घंटे उस चार्ट को 2 बार लिख के चले जाओ, कल के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, तो बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सत्य तो यही है। क्या है? सत्य यही है, और सत्य से आप भाग नहीं सकते। है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करेगा? पहला क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा, ये पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा ना ना। देखिए आपको ये पता होगा कि ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन करता है, राइट? ZnHG क्या करता है? क्लीमेंसन रिडक्शन करता है। और क्लीमेंसन रिडक्शन किसका होता है? एल्डिहाइड या कीटोन का। लेकिन अभी तक आपको शायद ये नहीं पता है कि क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट इतना अच्छा है कि वो नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां आप फंस जाइएगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन होगा ना क्वेश्चन के अंदर, वो यही आपको सिखाएगा जिसमें नाइट्रो को कुछ नहीं करेगा, और प्रॉपरली जो आप कह रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फिर उसको CH3 बना देगा, वो वही पहला ऑप्शन लिखेगा। तो हम कहां फंसेंगे? यहां। बात समझ में आई? क्लियर है? और जैसे उसके बाद आप अल्काइल हैलाइड डालोगे तो क्या हो जाएगा? अमोनोलिसिस का फर्स्ट प्रोसेस जो है क्या हो जाएगा? NHCH3 बन जाएगा। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं आपके हिसाब से, मैं आपको हर एक स्टेप लिखा देता हूं। जैसे पहला स्टेप जो कह रहा है वो क्या बनेगा? यहाँ COH बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? NO2 एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे इस पे ZnHG डलेगा ना बच्चों, क्या बनेगा? ये COH, और यहाँ क्या बनेगा? NH2। क्या बनेगा? NH2। इस पे जब आप CH3Cl डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अमोनोलिसिस का फर्स्ट स्टेप जो होता है, जिसमें प्राइमरी अमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन। ये आपका आंसर होगा, और ये कहीं जाके C और D में लिखा हुआ होगा। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है? देखो कभी भी ना रटने के पीछे मत भागो। एवरी टाइम जस्ट ट्राई टू लर्न। क्या? जस्ट ट्राई टू लर्न, बिकॉज लर्निंग इज द बिगेस्ट की ऑफ सक्सेस। अगर आप में सीखने की क्षमता है तो यह तय है कि आप सक्सेसफुल आज नकल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर रट के पेपर देंगे, अगर कहीं भी एक ऐसा पॉइंट जो आपके रटे हुए चीजों से अलग है, तो एक सेंटेंस आता ना, आपने सुना होगा कि मैं ब्लैकआउट हो गया। क्या हो गया? ब्लैकआउट। अब ब्लैकआउट इंसान तभी होता है जब उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती है। मतलब क्वेश्चन जो आप रट के गए वो आपको नहीं दिखे। बात समझ में आई? इसलिए ऑर्गेनिक में मैं एक ही चीज कहूंगा, कन्वर्जन को थोरो कीजिए, ये श्योर है कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? तो आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम फ्री रेडिकल। लिखिएगा आप लोग। क्या लिखेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल एसी, एसी चला दीजिएगा थोड़ा सा। क्या होता है फ्री रेडिकल?
फ्री रेडिकल के ऊपर में एक और हेडिंग डालना, लिखना क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मेरी पूरी क्लास में एक चीज हमेशा ध्यान देना, जितना अच्छा सुनोगे ना उतनी अच्छी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। मेरी आदत नहीं है कि मैं आके बोर्ड पे लिखना शुरू करूं फिर मैं आपको कहूं कि आप छापो, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी डिक्टेशन बहुत तेज होगी, तो अपनी स्पीड मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जिस पेपर में आप बैठेंगे आपके साथ 15-18 लाख बच्चे और बैठेंगे, और सारा खेल एक्यूरेसी और स्पीड का ही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझिए, तो फ्री रेडिकल की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम क्लीवेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लीवेज की। और कौन से बॉन्ड की क्लीवेज की बात करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड की क्लीवेज की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अब समझते हैं जरा बात को, बस समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी तो पढ़ा हुआ तो है ही आपने। ठीक है, अब समझिए, RH बॉन्ड होता है, ठीक है, RR बॉन्ड होता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? RX बॉन्ड हो सकते हैं, और भी बहुत टाइप के। देखिए, ये जो 3 कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम ऑलमोस्ट सिमिलर मेजर करके चलते हैं। बात समझ में आई? क्या करते हैं? सिमिलर मेजर करके चलते हैं। यहां कार्बन कार्बन के बीच में है, और यहां जो बॉन्ड है, ये क्या है? 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है। क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है। 3 तरह की चीजें आपको दिख रही है। अब ये 3 लिखने का पर्पस क्या है, समझिए। जब बॉन्ड टूटता है तो आपने कभी भी, अगर मैंने पढ़ाया, किसी टीचर ने पढ़ाया आपको कभी भी, तो आपने 2 चीजें सुना होगा कि प्लस माइनस का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं क्लीवेज ऑफ पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? क्लीवेज पोलैरिटी, या फिर क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, कि मतलब चार्ज के बेस पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को ना विड्रॉ करता है अपनी तरफ। क्या करता है? विड्रॉ करता है। और जो कम होता है वो आसानी से प्रोड्यूस कर देता है कि भैया आप ले जाइए। बात समझ में आई? जैसे शादी के बाद क्या होता है, इन जनरल बेचारे पति लोग सरेंडर कर देता है, यही होता है ना, कि मैडम आप सब ले जाइए। तो जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, वो बेचारा हाथ जोड़ लेता है, आप ले जाइए, सारे इलेक्ट्रॉन्स ले जाइए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब यहां पे बात करेंगे। देखिए, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लीवेज जहां इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्डेड एलिमेंट के पास इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने, और तुम्हारा नाम क्या? प्रथम ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। प्रैक्टिकल बात है, समझते चलो बस। मैंने और प्रथम ने मिलकर क्या किया? एक बिजनेस शुरू किया। हम दोनों ने 500-500 करोड़ लगाए। अब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचूं, बड़ा सोचूंगा। कितने लगाए? 500-500 करोड़। ठीक है, उससे एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया। कल को बिजनेस 1 लाख करोड़ का हो गया। कितना हो गया? 1 लाख करोड़ का। अब यहां से अगर मैं सेपरेशन करूं, 50 लाख मैं रख लूं और 50 लाख इसको दे दूं, ठीक है? बात समझ में? 50 लाख करोड़ मैं रख लूं और 50 लाख ये रख ले, तो इसको क्या बोलते हैं? होमो क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमो क्लीवेज। जहां डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है? इक्वल हुआ है। क्या हुआ है? इक्वल हुआ है। होमो क्लीवेज को फिशी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फिशी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? अब इशारा देखेंगे हम, पहले समझ लो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फिशी एरो से। फिशी एरो जिसमें एक टाइप से हुक होता है, मतलब कुछ ऐसा सा आधा। बात समझ में आई? या ऐसा। बात समझ में आई? मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का हुआ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का अगर क्लीवेज हो रहा है तो दोनों ही बॉन्डेड एलिमेंट को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बात समझ में गई? अगर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे समझते हैं जरा बात को। यहां पे जैसे मान लेते हैं यहां कार्बन है और यहां ए है। बात समझ में आ गई? अब मैं कह रहा हूं कि यहां से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। क्या हुआ? क्लीवेज हुआ। अब एक बात और यहां से ध्यान रखना कि कभी भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन की अगर क्लीवेज हुई है, क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का क्लीवेज हुआ है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूं, तो एक इसको मिलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको। तो जब भी किसी स्पीसीज पे अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल।
ठीक है, और इट विल ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक क्लीवेज। किससे होता है बच्चों? होमोलिटिक क्लीवेज। यहां तक बात समझ में आ गई? बस समझते चलना बहुत अच्छे से। अब देखो, अगर मैं कार्बन को कंसीडर करूं, किसको? कार्बन को कंसीडर करूं, तो यहां से क्या क्या आप समझ में आएगा वो समझना बात को। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p 2p2 होती है। क्या होता है? 2p2। ये समझ में आई बात? जो समझाऊंगा ध्यान से समझना है कि इसमें कितनी सारी चीजें हैं। जैसे मान लो आपके पास CH3 का एक फ्री रेडिकल है। क्या है? CH3 का एक फ्री रेडिकल है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में देखो तो यहां H होगा। क्या होगा? H होगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता है बच्चों? एवरी एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड बिकम इनर्ट। क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड बिकम इनर्ट। बात समझ में आई? इनर्ट कहने का मतलब होता है कि जो अनरिएक्टिव बनना चाहता है या उस तरह की प्रॉपर्टी को शो करना चाहता है। यह बात कौन कहता है? ऑक्टेट रूल। जरा उसको समझ लेते हैं क्या कहता है। अब समझिए बात को। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास? देखिए मैंने अभी क्या कहा कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल का है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कितने हो गए? इससे क्या समझ में आया कि फ्री रेडिकल के पास इन केस ऑफ कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। अब समझते हैं बात को। अब ये जो फ्री रेडिकल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्या होगा? sp3। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है? p ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। क्लियर है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इससे एक और बात समझ में आती है कि फ्री रेडिकल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। इन सब से क्वेश्चन आपको मिले होंगे और नहीं तो मिलेंगे, ये तय बात है। बात समझ में आ गई? कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये बात तो समझ में आती है? क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पिन होगा इसके अंदर। क्लियर है? तो ये बातें क्लियर हो गई यहां से। ठीक है, अब एक चीज और मैं पूछूंगा। ये है इसके पास, इसका मुझे शेप और ज्योमेट्री कोई बताएगा? कैसा? पक्का? आंसर करने से पहले एक बार सोचना जरूर कि आप क्या आंसर कर रहे हैं। 2 चीजें याद रखना, ज्योमेट्री अलग होता है और शेप अलग होता है। ठीक है, बस एक चीज कंफर्म कर लेना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि sp3 है। ठीक है, क्योंकि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है ना यहां। एक चीज और, पहले एक चीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख के पहले लिखिए, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल, the reaction which involves the free radical और हाइब्रिडाइजेशन का sp2 ही लिखना, वो एक ही रेडिकल है इसमें। ठीक है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन कौन कराता है? किस किस रिएक्शन में होता है? देखिए सबसे पहले बात, फ्री रेडिकल के लिए एक बात समझ लीजिएगा, इसके लिए एक कंडीशन होता है। अरे यार क्या लिख रहा हूं? हेल्पर। क्या होता है? हेल्पर। ये कंडीशन है फ्री रेडिकल को फॉर्मेशन करने की। इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन एक लिख लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए बात को कि जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इन जनरली खासकर उन रिएक्शन में होता है जिसमें पेरोक्साइड का यूज होता है। क्या होता है? पेरोक्साइड का यूज होता है, या फिर जहां हीट का यूज होगा, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, या डिफ्यूज सनलाइट का यूज होगा। क्या क्या? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डिफ्यूज सनलाइट और पेरोक्साइड। बात समझ में आ गई? इन चारों चीजों से कोई अगर दिख रहा है तो एक बात को समझ के चलिए कि वहां क्या लगेगा? आपका फ्री रेडिकल लगेगा। अगर फ्री रेडिकल लग रहा है, क्या लग रहा है? फ्री रेडिकल लग रहा है, तो अब हर रिएक्शन में तो हमें कंडीशन पता नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया वुर्ज रिएक्शन, अब पूछ लिया कि इसमें से क्या बनता है एज ए इंटरमीडिएट। क्वेश्चन समझिए, अगर बोल दिया कि वुर्ज रिएक्शन है, इसके इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, तो अब जब कन्वर्जन अभी पढ़ेंगे तो वहां मैं लिखूंगा डिफ्यूज सनलाइट वुर्ज रिएक्शन लिखते टाइम, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए यहां क्या लगेगा? फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म लगेगा। क्या लगेगा? फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म लगेगा। बात समझ में आई? दूसरी बात, जैसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, क्या होता है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें CO2 इवॉल्व होता है, गैस इवॉल्व होता है, वहां कौन सा मैकेनिज्म लगता है? फ्री रेडिकल लगता है। क्या लगता है? फ्री रेडिकल लगता है। बात समझ में आई?
एक और बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो होती है, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है ना, वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है और वहां फ्री रेडिकल बनता है इन जनरल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जहां जहां एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा वो हर जगह फ्री रेडिकल बनेगा। मेरी बात कुछ समझ में आई? नहीं आई? देखिए, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है तो वहां क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन इट डजंट नेसेसरी कि जहां भी एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है वहां फ्री रेडिकल बने ही। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वहां फ्री रेडिकल बने ही। ऐसा कोई एक रिएक्शन है जहां एंटी मार्कोनिकॉफ तो लगता है लेकिन फ्री रेडिकल नहीं बनता है? बताइए। नहीं है? रिसेंट पूछा गया है जेई में क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है? होता किस पे है वो? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है लास्ट में, ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट जो बनता है किस पे बनता है? एंटी मार्कोनिकॉफ पे। ठीक है? लेकिन उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है? अगर वुर्ज है तो वहां इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन अगर आपके पास क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, वो करता तो काम एंटी मार्कोनिकॉफ पे है लेकिन उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरी बात एक और याद रखिए, इसका ठीक अपोजिट क्वेश्चन एक आता है। वो क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वो मार्कोनिकॉफ पे काम करता है। किस पे काम करता है? मार्कोनिकॉफ पे। तीन बातें याद रहेंगी। ठीक है? फ्री रेडिकल समझ में आ गया? फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने के लिए कंडीशन क्या क्या है? हेल्पर है। क्या है? हेल्पर है। या तो हीट होगा, क्या होगा? हीट होगा, बात समझ में आ गई? या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? या फिर लाइट। क्या होगा? लाइट। या फिर पेरोक्साइड, या फिर रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या हो गया? कि एवरी रेडिकल ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू फ्री रेडिकल। बच्चे ध्यान देना, एवरी रेडिकल प्रोड्यूस ऑलवेज अ न्यू फ्री रेडिकल। अगर किसी रिएक्शन में, समझिए बात को, मैं सारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखवा दूंगा, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहां CH3 का एक रेडिकल है, ठीक है? इस पे अगर हम Cl2 से रिएक्शन करा देना, ठीक है, क्या करा दें? Cl2 से रिएक्शन करा दे तो समझिए Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये भी टूटेगा रेडिकल में। अब ये रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाँ, तो यहां क्या बनेगा? CH3Cl प्लस में एक क्या बनेगा? Cl का रेडिकल बनेगा। तो लास्ट जो बात मैंने बोला कि एवरी रेडिकल ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू रेडिकल, बात समझ में आई? कि अगर एक फ्री रेडिकल किसी भी न्यूट्रल या रेडिकल वाले कंपाउंड से ही रिएक्ट करेगा तो एक नया फ्री रेडिकल बना के आपको देगा। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं सारी बातें, कि आधी बातें आपको याद हो जाए, आधी लिखवाने के बाद याद। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल तब होता है जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हो। क्या हो? होमोलिटिक क्लीवेज हो। क्लियर है? होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब हुआ कि बॉन्ड का जब डिसोसिएशन होगा या जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही मॉलिक्यूल पे जिनके बीच में बॉन्ड था उसके पास इक्वल इक्वल हो, चाहे वो एक एक इलेक्ट्रॉन का हो या दो दो का हो या तीन तीन का हो। बात समझ में आ गई? तीसरी बात, फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसके लिए कंडीशन है हेल्पर। ठीक है? हीट इन जनरल जो है आपके पास 500 केल्विन के आसपास का हीट होता है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं आपको, रेडिकल होना चाहिए। ठीक है? तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म लग रहा है। इज दैट क्लियर? तीसरी बात जो है हमें समझ में आया कि जो फ्री रेडिकल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। पैरामैग्नेटिक होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, प्लेनर होगा। कैसा होगा? प्लेनर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कैसा होगा? प्लेनर होगा। ये बातें समझ में आ गई? हाँ। अब उसमें जो इन्वॉल्व रिएक्शन है उसमें से 2-3 रिएक्शन का अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले तो आपके पास वुर्ज रिएक्शन आ जाता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आ जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? हाँ, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। लिखिए, फ्री रेडिकल आर शॉर्ट लिव्ड, फ्री रेडिकल्स आर शॉर्ट लिव्ड। कैसे होते हैं? शॉर्ट लिव्ड। पॉइंट नंबर 2, दे आर हाईली रिएक्टिव। लिखने की स्पीड अच्छी रखिएगा, दे आर हाईली रिएक्टिव। पॉइंट नंबर 3, शेप प्लेनर। शेप कैसा होगा? प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री पिरामिडल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, नेक्स्ट पॉइंट कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यहां तक बात समझ में? लिखो, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल। कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जहां फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होते हैं? पहला हो गया आपके पास, या तो वो पूछ लेगा कि फ्री रेडिकल किस में इंटरमीडिएट की तरह बनते हैं, या पूछेगा कि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का किस किस में लगता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। और इन सब टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है ना, तो दो ही बातें होती है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। और जब आता है तो इसको टिक करने में 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका एक सीधा सीधा टारगेट होना चाहिए कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो 22 क्वेश्चन है वो 15 से 18 मिनट में खत्म होने चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और इस बात की श्योरिटी है, पूरी कन्वर्जन पढ़ ली ना, 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नहीं छूटेंगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, नहीं छूटेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? सीखने की टेंडेंसी रखोगे ना, लड़ना सीखो। क्या करना है? लड़ना है। और लड़ने के लिए, अब एक बात बताओ, अखाड़े में पहलवान जाएगा तो बिना बॉडी ताकत के चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो लड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पोटेंशियल। और आपकी लड़ाई किससे है? नीट से, जेई से, इन्हीं से है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? नॉलेज और प्रैक्टिस। अपने आप को इफिशियंट बनाओ। बात समझ में आई? मैं हमेशा अपनी क्लास में एक चीज बोलता हूं कि आप 10 बार पूछो, टीचर से लड़ जाओ। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, लड़ जाओ। क्लियर बात है। मैं इन लोगों को भी 50 बार मैंने बोला है कि नहीं समझ में आता है पूछ भाई, लेकिन जब मैं पूछूंगा ना उस टाइम मत बोलना कि समझ में नहीं आया। जब मैं आपको इतनी आजादी दे रहा हूं तो बदले में कुछ तो चाहिए, और एक ही चीज चाहिए, आंसर। क्या चाहिए? आंसर। समझ में आई बात? और जिस दिन ये चीज, थोड़ा सा ना मैं ये कहता हूं कि बेशरम बनना सीखो क्लास में। क्योंकि हमें कई बार ना हेजिटेशन होता है कि हम कैसे पूछे, कौन क्या सोचेगा, होता होगा। बात समझ में आई? जब मैं वाइब्रेंट में था ना, जब मैं वहां पढ़ा था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो इस चीज को ना थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से उस चीज को मैंने छोड़ा, बहुत गाली खाई है मैंने। आप भी खा लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? यही कहेगा ना टीचर की दिमाग मोटा है या तेरे समझ में नहीं आते, अभी समझाता। कोई बात नहीं सर, नहीं समझ में आया फिर समझा दो। और मुझे पर्टिकुलरली एक चीज लगता है कि अगर जिस बच्चे को अपने टीचर से बात करने की आदत हो गई ना, अपनी बात उनको समझाने की और उनकी बात आपको समझने की, वो उस सब्जेक्ट में कमाल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कमाल कर जाएगा। क्योंकि मैं एज ए टीचर, कभी मैं टीचर अपने आप को नहीं है, मैं स्टूडेंट ही ठीक हूं। मैं आपसे भी बहुत चीज सीखता हूं। मैं चाहता हूं कि लाइफ टाइम में सीखता रहूं आपसे भी और आप मुझसे सीखो, वो ज्यादा बेटर है। जिस दिन मेरे अंदर ये आ गया ना कि मैं प्रोफेसर हूं, मेरी ग्रोथ खत्म हो जाएगी और वो मुझे खत्म नहीं करनी है। तो पूछने की आदत डालो। बात समझ में आ गई? क्या लिख रहे थे हम? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल, ठीक है। उसमें पहला लिखिए वुर्ज रिएक्शन, दूसरा लिखिए सब दूसरा लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। तीसरा लिखिए कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ब्रैकेट में एक चीज लिख लीजिएगा, विच हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। नेक्स्ट लिखिए एंटी मार्कोनिकॉफ,
एक्सेप्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ एक्सेप्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ का दो और नाम होता है, एक खरास इफेक्ट होता है, ठीक है, और दूसरा पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, उसका भी नाम लिख लीजिएगा आप। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अब आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जितना पढ़ा है उसको रिमाइंड कीजिए, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। Am I right? लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, लिखिए पहला बेंजाइल, बेंजाइल एलाइल, ठीक है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3, ठीक है। अब ये तो इसका ऑर्डर अब देखिए ऑर्डर का क्या जरूरत पड़ता है आपको, कई बार ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन दिखता होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये स्ट्रेट क्वेश्चन होता है। और दूसरा कब होता है, जब कई बार रिएक्शन पूछ लेगा, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल मोस्ट स्टेबल, क्या पूछ लेगा? फॉर्मेट समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे जाते हैं? जो आप पढ़ रहे हो ना उसके फॉर्मेट से अगर पता है कि कहां इससे क्लिक करने वाली चीजें हैं, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि हम सही पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अगर आ जाएगा तो इंटरेस्ट आ जाता है। क्या आता है? इंटरेस्ट। वैसे लड़कों का इंटरेस्ट बहुत जगह होता है, तो अलग बात है, उस पर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बेंजाइल के 3 कैटेगरी होते हैं। कितने होते हैं? 3 कैटेगरी, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बात समझिएगा, कितने होते हैं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एलाइल होता है, फिर ओपन चेन में 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन होता है। मैं उसको लिख देता हूं, समझिए बात को। C6H5 का होल 3 का फ्री रेडिकल, उसके बाद C6, सॉरी इसमें मिटाने वाला कौन, C6H5 का होल 2 CH फ्री रेडिकल, ठीक है। C6H5 CH2 का फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH का फ्री रेडिकल, फिर CH3 CH3 का फ्री रेडिकल। अच्छा कोई नहीं, उस वाले बोर्ड में होता है। अब यहां से एक बात समझिए, ये लास्ट में जो मैंने 1 डिग्री को 4 पार्ट में लिखा है, इसका एक रीजन है, आपको समझाना था, क्योंकि यहां से ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ये सब 1 डिग्री दिख रहा है आपको, हाँ। इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी जो है, ये जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्लस आई इफेक्ट के। बात समझ में आ गई? और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? माइनस आई के। कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं आप बस समझते चलिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसका मतलब है कि प्लस आई, मतलब प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते जाएंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता जाएगा उतना फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? पहले इसको लिख लीजिए, फिर इस पे 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले एलाइल जो होता है ना, एलाइल होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम,
और एलाइल की वजह से, अच्छा कभी ये दिमाग में नहीं आया कि 3 डिग्री मतलब एलाइल की स्टेबिलिटी हम ज्यादा क्यों मानते, कभी नहीं आया दिमाग में? रेजोनेंस, बात समझ में आ गई? किसके केस में? रेजोनेंस की वजह से, अभी आएंगे उस पर बात। तो वो जो वर्ड है ना कि तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, तो कहीं और मत चले जाना हाथ पकड़ने, केमिस्ट्री का हाथ पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है? केमिस्ट्री का हाथ पकड़ना है। तो केमिस्ट्री का हाथ पकड़ो, बायो का हाथ पकड़ो, फिजिक्स का हाथ पकड़ो। ये तय है कि फिजिक्स का पेपर एज कंपेयर टू केमिस्ट्री थोड़ा टफ ही आता है। तो आपको जब पता है कि केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट आएगा, तो क्यों ना 150 प्लस मिनिमम स्कोर किया जाए। 350 और 150 कितने हो जाते हैं? 500, और 150 नंबर, 120, 125 नंबर मिनिमम अगर आप रखिए फिजिक्स में, तो 600, 620 प्लस आप पहुंच जाएंगे। और पेपर का लेवल अगर ठीक ठाक हुआ तो इतने में कॉलेज मिल जाता है। हाँ, टॉप रैंकर्स बनना है तो 180 की उम्मीद लेकर चलिए, लेकिन 150 कम से कम मत सोचिए, ये मैं यही कहूंगा। और जेई वाले का तो अकेला केमिस्ट्री में इतनी पावर है कि अगर आपने 90 और 100 नंबर का अकेला आपने स्कोर कर दिया केमिस्ट्री के अंदर, और बाकी में 50-50 भी करा, तो 200 आपके आ जाएंगे। और ये भी पिछले 20-25 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, केमिस्ट्री का पेपर ही मॉडरेट आता है। ठीक है, जेई वालों के लिए ये फिक्स है कि फिजिक्स और मैथ्स में से एक पेपर है जो आपको रूल आएगा पेपर में से। तो जब पहले से ही पता है कि जो रास्ता चलने में आसान है उसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, लोग उसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के साथ दिक्कत यही है कि अगर आप इसके साथ रेगुलर नहीं है ना, तो बहुत वोलाटाइल है। केमिस्ट्री बहुत मेहनत नहीं मांगता है, थोड़ा थोड़ा डेली मांगता है बस। ठीक है, बात समझ में आई? ये वो गर्लफ्रेंड है जो जायदाद की डिमांड नहीं करता, थोड़ी थोड़ी ना डेली मांगते चलती है कि नहीं आज मुझे ये शॉपिंग करा दो, कल मुझे वो शॉपिंग करा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो केमिस्ट्री को वैसे रखो, लॉन्ग टर्म व्यू से अच्छा स्कोर करके देगा। बात समझा? चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा इस पर। लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, लिख लिया? जल्दी लिखो इसको। लिख लिया क्वेश्चन? आगे चले, थोड़ा सा और क्वेश्चन है इसमें। ये पहला था ना? चलिए मैम, आप बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। ये पहला है ना इसका? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आप बताइए सर। देखिए इसका आंसर जो है आपका, इसका जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड है, फिर फर्स्ट है आपके पास, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। रीजन समझिए, ये जो है सब में एक चीज देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हो ना तो आप ग्रुप देखिए, सब में क्या है? फ्री रेडिकल ये, और ये सब कहाँ अटैच्ड है? बेंजीन के ऊपर। कहाँ है? बेंजीन के ऊपर, मतलब सारे बेंजाइल हैं। अब डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आंसर हमारा क्या करेगा? वेरी करेगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
EDZ है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब ये सब क्या देंगे, माइनस आई, क्या देंगे ये, माइनस आई, ये क्या देगा, प्लस आई, और यहां भी बच्चों क्या देगा, माइनस आई, क्या देगा, माइनस आई। अभी अपने में देखा था मोर विल बी द माइनस आई इफेक्ट, लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन याद रखिएगा डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट के सेकंड के बाद क्या आ गया, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आ गया, थर्ड, थर्ड के बाद क्या आ गया, फोर्थ, फोर्थ में क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट का आंसर आप बताइए। देख लूं मैं, बड़ी जल्दी में बोल दिया, इतनी जल्दी में बोलेगा मैं 3 बार क्वेश्चन और पूछूंगा। और बताओ कौन कौन सा है, सेकंड कहाँ है, अच्छा ये रहा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। आंसर तो ठीक लग रहा है इसका देखने में, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम लोग, सबकी सहमति है, हाँ, जनता जनार्दन की सहमति जरूरी होती है, ठीक है। सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन डिस्टेंस मैटर्स, क्या, डिस्टेंस मैटर्स, बात समझ में आई। हमें पता है ना डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलता है, समझो बात को, ठीक है। अभी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया ना कि केमिस्ट्री वोलेटाइल होता है, जितना देर उसको लगाओगे ना, और जो चीज जो चैप्टर ढंग से आता है ना तुम लोग को, ये तो गांठ बांध लो, एक रूल लगा लो बस, छोटा सा रूल है 135 का या 137 का, सीधा रूल है भाई सब्जेक्ट को याद करने का, 137 का। और ये एक ऐसा रूल है ना जिसपे काम करने के बाद रिजल्ट ना मिले हो ही नहीं सकता। कौन सा रूल, 137। जो आज पढ़ा आपने, सेम डे घर जाने के बाद उसको पढ़ो, अगर क्लास में क्वेश्चन कराया गया है आपको आता है, बट रिपीट इट, बात समझ में आई, बट रिपीट इट, हो गया। अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट डे आप क्लास शुरू होने से पहले या घर से आने से पहले उसको पढ़ के आओ, और पढ़ो मत, रिटर्न काम करो, जस्ट गो फॉर रिटर्न, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट गो फॉर रिटर्न। और फिर 7वें दिन अगर कोई चीज आपने मंडे को पढ़ा है तो वेडनेसडे और फिर लास्ट संडे, इतना आपने कर लिया ना। इसका लॉजिक समझो, पहली बार कोई मूवी रिलीज होती है, हम देखते हैं, हमें कैसा लगता है, सब नया नया लगता है, या कोई गाना सुनते कितने इंटरेस्ट के साथ सुन रहे होते हैं। दूसरी बार लगता है कि देखा देखा हुआ है। तीसरी चौथी बार तो हम लिरिक याद कर लेते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं, आज की रात, है कि नहीं है, ट्रेंड में वही चल रहा है ना। अरे मैं भी तुम्हारी उम्र का हूं, तुमसे 2 4 6 महीने बड़ा हूं मैं, कितना बड़ा हूं, 2 4 6 महीने, तो इतना परेशान नहीं होना है, बात समझ में आएगी नहीं आई। तो ये 2 बातें याद रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये भी लग रहा होगा आ गया, लेकिन 10 दिन बाद ये फिर बस। और अब आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, गिना आपने, ऑलमोस्ट 115 दिन के आसपास बचे हैं आपके पास, ठीक है, बात समझ आई। अगर थोड़ा सा काट छांट के देखोगे तो 115 दिन जो जेन्यून पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब होगा, कई बार एंजाइटी होगी, कई बार छत पे जाके याद में रोओगे, ये सारी बातें होती है। देखो कई बार पास्ट याद आ जाएगा, कई बार भविष्य के बारे में सोच के रोगे, कई बार घर वालों के बारे में सोच के टेंशन में आओगे, कई बार फाइनेंस क्राइसिस की वजह से आओगे। ये सारी एंजाइटी हटा दो तो 115 दिन करीब करीब बचते हैं ढंग से, बात समझ में आई। अगर इसमें कुछ नहीं, बस 30 क्वेश्चन फॉर ईच, 3 सब्जेक्ट है ना आपके पास, 30 दिया कितने होते हैं 90, अब प्लस क्लास वर्क, इतना रख लो। 10 दिन तक अगर 30-30 का कोटा पूरा हो जाता है तो उसको 50 कर दो, 115 दिन या 100 डेज ही मान के चलो, टोटल 3000 क्वेश्चन कम से कम एक सब्जेक्ट पे होते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में कितने
चैप्टर हैं, 10 दूना 20 होंगे मैक्सिमम। हाँ, करीब करीब 150 से पौने 200 क्वेश्चन बैठते हैं, कम नहीं होता। आप करके तो देखो, लेकिन होगा नहीं। पढ़ाई मुश्किल इसलिए बिकॉज इट डिमांड्स डिसिप्लिन, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है डिसिप्लिन में रहना, है कि नहीं है? समझ में आई बात? क्लियर है? कौन सा रूल लगाना है? 137, काम बन जाएगा आपका। और 90 क्वेश्चन डेली, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लो। पहला काम ये खत्म करना है, दूसरा ये, तीसरा ये। और हाँ, शाम को अपने लिए आधा घंटा 40 मिनट जरूर रखो, जिसमें या तो आप डांस का शौक है तो घर में डांस कर लो, जॉगिंग का शौक है तो जॉगिंग कर लो, ठीक है, रस्सी कूदना आता है वो कूद लो, बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेल लो। लेकिन वो 45 मिनट दो अपने आप को, जितना स्वेट करोगे दिमाग उतना अच्छा काम करेगा। और मोबाइल को हाथ जोड़ लो, इंस्टाग्राम और फेसबुक को। बात समझ में आई? क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे? चलो भाई जवाब बताओ। 4 सेकेंड, 4th सेकेंड, 3rd फर्स्ट। आप बताइए मैडम। देखिए अब मैं ना इस पे मैं करूंगा, अब वो वोटिंग करूंगा मैं। अब कॉन्ट्राडिक्टिंग बात आ गई। हाँ बताइए सर, आपने क्या बोला था? 4th सेकेंड, 3rd फर्स्ट। मैडम आपने क्या बोला? 4th 3rd फर्स्ट सेकेंड। हाँ, मेरे दो नौजवानों, तुम भी बताओ। अच्छा, एक तीसरा ऑप्शन भी बना है, 4 1 3 2। इंटरेस्टिंग है। देखो, आंसर लिखने को मैं 2 मिनट में लिख दूं, मजा कब आता है? जब मैं पूछो और आप आंसर करो। उसमें सही निकलता ना भाई, जो खुशी मिलती है ना इधर, वो कहीं नहीं मिलती। चलिए देखते हैं बात को। आप लोग अपना आंसर दिख जाएगा अभी, ठीक है? देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अब इसमें देखें, माइनस आई एंड माइनस आई, इट मीन्स फोर्थ विल बी द हाईली स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एमंग द 4। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये तो तय बात है कि 4th आएगा। क्या आएगा? 4th आएगा। 4th के बाद सेकेंड, फिर एक में क्या है? 3rd रखा है। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन क्यों अटका है, ये लिखने का तात्पर्य भी यही था, क्योंकि मुझे एक चीज जानना था कि किसको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद है। क्या याद है? ऑर्डर याद है। अब आपको मैं कहूं कि जो CF3 होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बहुत सारे बुक्स के चार्ट जब देखोगे तो वहां पहले नंबर पे CF3 को लिखता है। एक NF3+ भी होता है, दैट इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। प्लीज रिमाइंड इट। बात समझ में आ गई? मैं माइनस आई इफेक्ट का चार्ट अगली क्लास में लिखवा दूंगा आपको, सारे चार्ट्स मैं खुद लिखवाऊंगा आपको। जैसे आज मैंने फ्री रेडिकल के चार्ट्स लिखवा दिए हैं, उसी तरह माइनस आई प्लस आई के चार्ट्स भी मैं लिखवाऊंगा आपको। ये श्योर है, अगर मुझे अभी छुट्टी पे नहीं जाना होता तो मैं आपको पूरा कन्वर्जन पढ़ा के जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आने के बाद पढ़ा देंगे, ठीक है? कोई समस्या की विषय नहीं है। समझिए बात को। तो ये क्या है? प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इसके सामने ना NO2 इसका छोटा बेटा की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, और ये CN है। अब सर आप मुझे एक बात बताइए, CN और NO2 में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है? हाँ, NO2। इसका मतलब क्या है कि जब NO2 है तो 4th के बाद क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था ना, 1 आना चाहिए था। NO2 इज बेटर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देन CN ना, तो क्या आना चाहिए था? हाँ, तो ये अनस्टेबल करेगा ना, ये ज्यादा स्टेबल करेगा ना, तो 4th के बाद 1 आना चाहिए ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कर रहे हैं ना। पता है आंसर? देखो, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं, आंसर पता है। इसको बोलते हैं चोक करना। क्या करना? चोक करना। और इससे बचना है एग्जाम में। बात समझ में आ गई? उसको पता, जैसे कई बार क्या होता है ना, आप क्वेश्चन पढ़ो ना, उसमें नोट पढ़ना भूल जाते हैं हम। एम आई राइट? बहुत गलतियां होती है, या फिर लिखा होगा इनकरेक्ट आंसर।
10 में से अगर 10 लोगों को मैं ऐसा पेपर दे दूं ना जिसमें 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट और नॉट का हो, उसमें से 5-7 लोग तो गलत कर ही देंगे, इनकरेक्ट को नहीं देखेंगे या नॉट को नहीं देखेंगे, जबकि आंसर उनको एग्जैक्टली पता होता है। तो यहां देखिए जो आपके पास आंसर बनेगा, पहले क्या बनेगा 4, फिर क्या बनेगा 1, फिर क्या बनेगा 2, फिर क्या बनेगा 3। बात समझ में आ गई? अभी क्लियर हुआ? तो फ्री रेडिकल के क्वेश्चंस करने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट के प्लस आई और माइनस आई के इफेक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए। एक टॉपिक पर हो लेकिन ऐसा पर हो ना कि दोबारा उस पर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कौन सा था हमारा? चलिए इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? सेकंड ये कह रहा है, फिर फोर्थ कह रहा है, थर्ड कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? वीटो पावर से हम आंसर को जस्टिफाई करेंगे, किससे? वीटो पावर से। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। अच्छा, बेंजाइल और एलाइल में क्या बेहतर होता है? तो ये एलाइल है, और फोर्थ बेंजाइल है, तो क्या होगा बताओ अब? रीचेक क्रॉस। सेकंड, फोर्थ। हाँ मतलब अभी ये आंसर जस्टिफाई थोड़ी है, ये आंसर नहीं ना, अभी तो हम आंसर करेंगे, मैं तो अभी पूछ रहा हूं आप लोगों से। हाँ श्रद्धा, हाँ बताइए, बोलो बेटा। खाना नहीं खाया आज? अच्छा, मम्मा ने खाना नहीं दिया? झाड़ू पोछा किया घर में बेटा? तो जब मजदूरी नहीं करोगे तो घर में खाना कैसे मिलेगा? मजदूरी भी तो करना होता है घर में, समझिए बात को। क्या आएगा इसका आंसर? सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा बच्चों? फोर्थ, फोर्थ के बाद क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? थर्ड आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, घर पे सुबह सुबह उठ के मजदूरी करने का नहीं, कोई बात नहीं, सीख लोगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए कौन बताएगा? भाई वेदांग बता चल। कह रहा है कि सर समझ लो, मैंने तो बोल दिया आंसर। कह रहा है मैं पंकज त्रिपाठी हूं, मैंने गर्दन हिला दी, एक्टिंग हो गई मेरी। अब आप सारा एक्सप्रेशन समझ लो। थर्ड, अच्छा ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है जो लिख रहा हूं, वो उसके आंसर को लिख रहा हूं। थर्ड, फिर बेटा फर्स्ट, 2, 4। भाई साहब कुछ तर्क वितर्क दीजिए। मैम आप ही बताइए। चलिए फोर्थ, अच्छा मैडम ये देखो, ये ऑप्शन ए है हमारे पास, चलो इसको हम ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये मैम का आंसर है। चलिए अब मैं ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। सर आप बताइए सर, ये वाला? अच्छा चलो मैम, मैंने एक बी और सी सेम ऑप्शन हम ले लेते हैं, ये दोनों सेम है। चलो और कोई एक ऑप्शन अभी और खाली है, चल बता बेटा। फर्स्ट वाला। ये वाला है ना, मतलब अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। मतलब पूरा कोलैबोरेशन के साथ सरकार चला रहा है कि मेरे दोस्त ने बोला करने का मतलब करने का। बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं बॉयज लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयज लॉ। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। ठीक है, समझते हैं जरा बात को। लेकिन नीट जेईई और बोर्ड के पेपर में नहीं करने का, अपने हिसाब से करने का। बात समझ में आई? नहीं तो दोनों को रिपीट करना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। समझिए बात को। यहां इस क्वेश्चन में, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, कार्बन यहां पे 2 है, ये 2 कार्बन की ही चेन है। यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहां पे 3 कार्बन की चेन है।
ये तो फिक्स हो गया कि ऑप्शन 4 विल बी द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, क्योंकि यहां प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अब जरा समझते हैं, उसके बाद आपके पास 2 आएगा, ठीक है। अब 3 और 4 में देखिए, यहां जो ये कार्बन का जो फ्री रेडिकल बना है, जिस कार्बन का फ्री रेडिकल है उससे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहां जस्ट फॉलोड बाय 2 हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आंसर में क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? समझ में आई बात? अब इसी पे कई बार एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जस्ट मैं आपको फ्री रेडिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। मैं आपको पूरा प्लस आई माइनस आई समझा रहा हूं और पूरी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर समझा रहा हूं। अब इसी पे मैं अभी लिखूंगा एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन, आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। बात समझ में आई? चलिए 4th क्वेश्चन के बारे में। हाँ सर, आपने नहीं बताया था पिछली बार आंसर, है पक्की बात? सही हुआ तो सबको चॉकलेट खिलाएगा तू। देखिए कह रहा है सेकंड, यहां एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो फ्री रेडिकल उसमें 5 कार्बन है आपके एलाइल वाले में, कितने हैं? और जो 3 डिग्री है उसमें 7 कार्बन है। नहीं दिख रहा सर था? बेटा मजदूरी करोगे तब तो चश्मा भी मिलेगा ना। है कि नहीं? क्या? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है होता है। देखिए लीस्ट स्टेबल तो आपके पास आ गया 4th। क्या आ गया? लीस्ट स्टेबल तो आपके पास आ गया 4th। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसके लिए आप स्टेबिलिटी फैक्टर देखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमें भी नहीं पता अभी फिलहाल, क्योंकि कोई डेटा हमारे पास नहीं है। हाँ, वैसी बेस पे ही करके करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम वही मान के चलेंगे कि एलाइल जो है सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 4th होगा, फिर 1st होगा, फिर 3rd होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? आई होप कि फ्री रेडिकल समझ में आया होगा। नहीं आया ना? आ गया? चलिए थोड़े से क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। तीन क्वेश्चन करके दिखाओ तो। हम अपनी इस वाली क्लास का नाम ना अलग से रखेंगे, किंग ऑफ कन्वर्जन के नाम से, ठीक है? देखिए एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि अगर बेंजोइक एसिड है, क्या है? बेंजोइक एसिड है, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या? उसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। पहला ऑप्शन तो हमें मिल गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है? सेकंड। कौन सा? सेकंड। ऑर्थो इफेक्ट अभी लिखवाया तो, ठीक है। अब समझिए बेटा, आपका कहाँ का गलती हुआ क्वेश्चन समझिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन। देखिए आप समझिए बात को कि यहाँ एसिडिक कैरेक्टर का पहले उसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे शायद आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, समझिए होगा क्या। ये हमारे पास COOH है। हाँ, इस बात को समझने के लिए एक और कंपाउंड में ले रहा हूं, यहां समझिए बात को।
यहाँ OH है, हाँ, यहाँ पे चलिए हम NO2 ले लेते हैं। दो तीन बातें जो समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझना। जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ पहली बात तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब रिंग में अगर आपके नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब प्लस आर इफेक्ट है। क्या है? प्लस आर इफेक्ट। और रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस आर इफेक्ट है। ये दो बातें समझिए पहले। दूसरी बात समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या कहते हैं कि जो ये प्लस आर इफेक्ट वाले हैं, क्या है? प्लस आर इफेक्ट वाले, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजिशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। क्या हो जाता है? हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। कहते हैं ये बात। अब हाईली इलेक्ट्रॉन रिच किस वजह से होता है? तो इसके लिए हम बोलते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? अब रेजोनेंस किस वजह से होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या है? तो कॉन्जुगेशन के लिए यहां पे जस्टिफाई हो रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल। बात समझ में आ गई? तो समझिए बात को। अब क्या होगा जब रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा जब नेगेटिव चार्ज होगा, फिर यहां आएगा नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां आएगा नेगेटिव चार्ज होगा। तीन जगह पे होगा। एम आई राइट? हाँ, नहीं समझ में आई बात? आ गई? तो जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच के पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इससे ना एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन अभी आपका क्लियर होगा कि होता क्या है वहां। अभी समझिएगा बात को। अब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा समझिए एक और बात, जब रेजोनेंस हुआ, मैं यहां पे आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। जब रेजोनेंस हुआ तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां डबल बॉन्ड आया। हाँ, अब जब पॉजिटिव चार्ज आया, जब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ी या घटी? बढ़ेगी। रीजन क्या है? कि ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। एम आई राइट? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या करना चाहेगा? न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास दो टेंडेंसी है। क्या है? दो टेंडेंसी। कितने टेंडेंसी है? दो टेंडेंसी है कि या तो वो कार्बन के साथ का बॉन्ड तोड़ ले, लेकिन नहीं टूटेगा क्योंकि वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या आ गया है? तो यहां से एक बात तो सर क्लियर हो गया कि जब भी यहां पे OR होगा और इसका HI से रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। मतलब एल्कोक्सी, यहां जब एल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन के ऊपर जो होता है, एनिसोल वगैरह जो होता है, ये समझिएगा बात को, ठीक है? यहां पे जब भी आप HI का रिएक्शन कराइएगा तो एक फिनॉल बनेगा, ये तय हो गया। ठीक है? क्या बनेगा? एक फिनॉल बनेगा। बात समझ में गई? क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। एक बात यहां से क्लियर हो गई, जो ईथर का रिएक्शन कराते हो वहां ये लग जाएगा आपका। इस पर बाद में बात करेंगे, ये आया इसलिए बता। एक और बात इसमें बताऊंगा मैं। तो समझिए ये पोलैरिटी। अब यहां क्या है? यहां सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन उसको जल्दी से तोड़ना चाहेगा। ठीक है? जिससे कि क्या करिए, यहां पे फिनॉक्साइड आयन बना ले। फिनॉक्साइड आयन बनाने का मतलब क्या हो गया? ये कह रहा है ये फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन भी तो रेजोनेंस शो कर सकता है। हाँ, रेजोनेंस जब शो करेगा तो वहां से नेगेटिव चार्ज भी हट जाएगा, हाईली स्टेबल होगा। ठीक है? इससे दो बातें क्लियर हो गई कि इसके पास ROH से ज्यादा जल्दी H+ लूज करने की टेंडेंसी, मतलब फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है? अब अल्कोहल जो है ये लेस एसिडिक होता है H2O से। किससे? लेस एसिडिक। रीजन कि अल्कोहल में जो R ग्रुप है बच्चों, ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते रहता है। क्या करते रहता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते रहता है। यहां जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ROH जल्दी H+ देना नहीं चाहेगा। इसका मतलब बहुत कम एसिडिक है। वाटर के अंदर आपके पास सिर्फ H ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है यहां जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, और यहां न्यूट्रल है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। बात समझ में आ गई? तीसरी बात, यहां रेजोनेंस की वजह से H+ जल्दी रिलीज होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आ गई? क्या होगा? ज्यादा है, क्योंकि जब रेजोनेंस की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना H+ लूज करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, जिसकी वजह से फिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? दो बातें हो गई। तीसरा, सारा इस क्वेश्चन पे डिफरेंस लगाएंगे हम, समझ लीजिए वहां।
अब समझिए ये जो आपके पास फिनॉल है, अब यहां एक NO2 लगा हुआ है, क्या NO2 लगा हुआ है, बात समझ में आ गई। अब ये NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये जो बेचारा स्लो स्लो जो यहां रेजोनेंस कर रहा होगा, ये NO2 कहेगा नहीं और जल्दी लाओ, क्या करो और जल्दी लाओ, मतलब तुम अपना H+ जल्दी लूज करो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि NO2 जो है, ये जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन आएगा उसको बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचेगा ये, जिसकी वजह से पोलैरिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं अभी मान लो 2 लाख रुपए कमाता हूं, ठीक है, तो अभी मान लो मेरे पास ज्यादा खर्चे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इतने पे आराम से मौज काटूंगा। अब मेरे 2-3 छोटे दोस्त हो जाए, भाई हो जाए, या 5-6 गर्लफ्रेंड हो जाए, ऐसे मान लेते हैं, तो सबकी डिमांड्स बढ़ेगी। दे विल ऑलवेज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कैसे एक्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो मेरे कमाने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इस ग्रुप में आ जाएगा, तो इसको और पोलैरिटी बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, कहां से लेगा, कहां से लेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को कहेगा तू निकल, बात समझ में आई। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाली चीजें यहां आती जाएंगी, उतना जल्दी H+ लूज होता जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब यहां से जो डेप्थ की बात है वो समझो, बहुत ज्यादा डेप्थ की बात, सॉरी इधर और फिर इधर, एक बहुत डेप्थ की बात समझो। 2 चीजें लिख रहा हूं मैं, यहां एक Cl ले रहा हूं, यहां एक OH ले रहा हूं, और यहां वो दोनों सेम ही है, Cl ले रहा हूं, यहां एक NO2 ले रहा हूं, यहां Cl ले रहा हूं, यहां 2 NO2 ले रहा हूं, इसको नहीं यहां ले रहा हूं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर पूछ ले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब देगा और कौन जल्दी देगा, ओपन चेन कार्बन का जो होता है बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ध्यान रखना। जैसे RX वाला जो है, जैसे RX ROH वाला, ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ता है। रीजन समझिए, अब रीजन क्या है, यहां जो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो यहां से जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो Cl को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे समझिए, अगर इस पे मैं 600 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, और 300 ATM प्रेशर डालूंगा, ठीक है, और NaOH डालूंगा, तब जाके ये फिनॉल बनाएगा। शायद NCERT में भी एक रिएक्शन है, बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा टेम्परेचर 600 केल्विन बहुत ज्यादा होता है भाई, करीब करीब 223 डिग्री सेल्सियस हो गया, बॉइलिंग वाटर से बहुत ज्यादा हो गया, बात समझ में आ गई। अब प्रेशर भी बहुत, 300 ATM का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा होता है। अब समझिए बात को, तो इसके लिए ऑर्डिनरी कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। लेकिन अब पूछ ले कि एक ऑप्शन ये है, ये 2 है और ये 3 है, अब तीनों को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन जल्दी देगा, तीसरा वाला देगा। अब जो मैंने बात अभी बताई वही बात यहां लगेगी, क्या, हाँ, अच्छा ओके, ठीक है। जो तीसरा वाला है वो सबसे बढ़िया आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीजन क्या है समझिए, इसका क्या रीजन है कि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड टूट नहीं पाता है, यही रीजन है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। अब क्या होगा, जैसे ही यहां से लोन पेयर अंदर जाएगा ना, ये दोनों उसको जल्दी खींच लेगा, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म होने की टेंडेंसी डिक्रीज कर देगा, बात समझ में आ गई। जैसे मैं 2 लाख कमाता हूं और मेरी 5-6 गर्लफ्रेंड हो गई, या तुम लोग ही 2 लाख कमाओ, तुम्हारी 7-8 हो गई, तो तुम्हारी सैलरी आएगी और चली जाएगी, तो तुम्हारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर था वो खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, बात समझ में आई। अब तुम ZX10R नहीं खरीद सकते, अब तुम BMW S1000RR नहीं खरीद सकते, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, तुम जारा के कपड़े नहीं खरीद सकते, उसके बाद तुम नाइक जॉर्डन नहीं खरीद सकते भाई उसके बाद। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम रखो लाइफ में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम रखो, डोनेटिंग ज्यादा रखो, बात समझ में आई, क्लियर है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा।
तो समझिए बात को। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से दे देगा। मतलब तुम बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखोगे तो तुम बैंक करप्ट जल्दी हो सकते हो। कुल मिला के बात ये है। बात समझ में आई? अब समझिए, इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इसके पास H+ देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। एम आई राइट? क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन था ना लिखा हुआ, शायद कहां था, ये था ना। अब समझिए बात को, यहां ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, CF3। तो इसके बाद ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला, फोर्थ वाला। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा थर्ड, और फिर नहीं ये नहीं, सॉरी कहां गया, ये थर्ड। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 1। ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर थर्ड हो गया, और फिर फर्स्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अब यहीं पे एक और ऑप्शन अगर मैं फिफ्थ ऐड कर दूं यहां पे, जिसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दूं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा। क्या करेगा, सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। बात समझ में? ध्यान रखिएगा, जिसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होगी बच्चों, वो अच्छा बेस होगा। बात समझ में आ गई? मतलब जो आपके पास -I इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है pKb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके पास, pKa, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Kb। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गई बात? ऐसी बहुत सारी बातें हम अगली बार जब मिलेंगे आपस में तो काफी सारे हम गॉसिप करेंगे। आज जो हमने गॉसिप करी है, अगली बार हम बहुत सारी गॉसिप करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, आई होप थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे ना तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना।